हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर। अभी जो आपका जनवरी में हुआ था और दूसरा जो आपका हुआ था जुलाई में। अगर आप देखें तो इस साल ये आपका थर्ड क्वेश्चन पेपर है। पहला इन्होंने जनवरी में ले लिया, दूसरा आपका जुलाई में हो गया और अब जो है वो आपका दिसंबर में है। इससे पहले मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जुलाई वाला करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा मैंने एक आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ कराई है 15 डेज़ की, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो उसमें इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना कि जिनसे सीटेट में हर बार क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप वो क्वेश्चंस को देखेंगे और उन आप टॉपिक्स को समझेंगे ना, तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वो भी आप ज़रूर देखें, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द assertion एंड रीजन केयरफुली। इन 1990 द bilingual स्टेट ऑफ बॉम्बे was divided into two separate states of Marathi and Gujarati speaking peoples. In 1966 the state of Punjab was also divided into two states, Punjab for Punjabi speakers and Haryana for Haryanvi Hindi speakers. Both and A are true and explain A. बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए ट्रू आर इज फॉल्स। इसमें क्या है, आपकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग करेक्ट हैं। दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है और दोनों दूसरे को जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ और इसका बम्बई प्रांत का भी दो भागों में अलग अलग राज्यों में बटा था, मराठी और गुजराती। पंजाबी पंजाबी भाषियों के लिए था और हरियाणा हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, किस कारण से कहते हैं? उसकी भौगोलिक समाप्ति के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण या भाषाई समानता के कारण। अगर आप देखें तो वो धार्मिक समानता हो गई, समान भोजन हो गया और भाषाई समानता हो गई, इस कारण उसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। Which of the following ideas was questioned by people from the 7th century onwards? मतलब 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? केवल मानव जाति जीवन के अन्य चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, या सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। अगर हम देखते हैं तो सोशल प्रिविलेज आर आ रिजल्ट ऑफ वंस बर्थ, ये 7th सेंचुरी में इसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। ये सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज कराई थी उसमें बहुत डिटेल में कराए हैं और सीटेट का सिलेबस हमेशा सेम ही रहता है। तो जो क्वेश्चंस हो गए वो भी आपके रिपीट होते हैं और टॉपिक्स तो आपके रिपीट होते ही होते हैं। तो आप ज़रूर से एक एक टॉपिक को क्लियर करें। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, और व्हाट कीप्स द अर्थ एंड रिमेन्स अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और क्या चीज़ है जिसकी वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से जो चारों तरफ एयर है वो ऐसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। assertion है, it was during Shahjahan reason that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reason witnessed a huge amount of construction activity especially in Agra and Delhi. अगर आप बात करते हैं शाहजहाँ के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में आए थे। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चले थे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। जैसे कि शाहजहाँ की आप बात करते हैं तो आगरा में आपका ताजमहल है और दिल्ली में आपका जो रेड फोर्ट है लाल किला, तो उस टाइम पर ही ये बने हुए थे। तो ये इसमें दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि शाहजहाँ की बात हो रही है। देखा आपने किस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आपने ऊपर देखा था तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग थे, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। क्या क्या उसमें आता है? उसमें सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए। मतलब सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब कुछ ही आपका इसमें आता है सोलर फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
In 1817 जेम्स मिल पब्लिश्ड अ बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 3 वॉल्यूम। ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आप ये भी मैच करते हुए चलिएगा, जो आपने कल क्वेश्चन पेपर करा था जुलाई वाला, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि जनवरी वाले क्वेश्चन पेपर से या क्वेश्चन टॉपिक से मैच कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको इजी होगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, किन किन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप जुलाई और जनवरी वाले में ही आप कंपेयर करिएगा। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने जो 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया था वो था आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन ए है वो ट्रू होगा और जो आपका ऑप्शन बी है वो फॉल्स हो जाएगा। अब रेलवे नेटवर्क इज नाउ एक्सटेंसिवली बीइंग बिल्ड इन माउंटेनियस एरियाज लाइक द मोस्ट सुटेबल रीजन। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन करें। पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपको जितने भी माउंटेन्स बने हुए हैं उनको काट काट के वहां पे रास्ते बनाने होते हैं। पहाड़ महाक्षतीय है, मतलब माउंटेन्स आर हाईली रोडेड। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं? नहीं, पहाड़ी लोग क्यों बनाएंगे रेल मार्गों को? इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ये इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है इस सारी चीजों को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। अबाउट वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक या चैप्टर्स पढ़े हैं तो उसमें ये डायरेक्टली वहां से स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कल जो आपको मैंने क्वेश्चन पेपर कराया था जुलाई वाला, उसमें मैंने अमेजन बेसिन के बारे में आपको कराया था और मैंने आपको बताया भी था कि जो इससे पहले वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से क्वेश्चन आया है। तो ये दोनों ही बेसिन काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब वो सीरीज देखेंगे ना, उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, मतलब थंबनेल पर ही आपको टॉपिक्स दिख जाएंगे कि कौन से टॉपिक मैंने कराए हैं, तो वहां से आप इंडिविजुअल टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। अगर हम बात करते हैं तो आपका बी, सी और डी करेक्ट होगा, क्योंकि द बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, द बेसिन एरिया हैज अ वेरी टोपोग्राफी। ये तीनों ही जो इसके ऑप्शन है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। और ये शंकुधारी वन यहाँ पर नहीं उगते हैं इसमें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और बाकी सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बुक है स्त्री पुरुष तुला तुला वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर। ये ताराबाई शिंदे ने लिखी है। इनके ऊपर मैंने टॉपिक भी कराया है। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किस सुधारक द्वारा की गई है? तो वो है आपकी ताराबाई शिंदे जी। इन्होंने इस बुक को लिखा है। The earliest evidence of growing crops like wheat and barley are located in which one of the following place? गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? तो वो है आपके सुलेमान और किरधर पहाड़ियों पर गेहूं और जौ ऐसी फसल वहां पर उसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीरियोटाइप से आपका क्वेश्चन आया है। प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट दे आर गुड एट। Stereotypes stop us from recognizing unique qualities and skills in individual and fit them into one pattern। अगर हम बात करते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएं ऐसे लोगों ऐसे काम करने से रोकती है जिसमें वो अच्छे हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनेकों गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में डस देती हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और जो आपका रीजन है वो असर्शन को सही व्याख्या करता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं, अब जैसे क्या हो गई रूढ़िबद्ध धारणाएं आपकी कि जैसे लड़का है तो वो यही काम कर सकता है। अगर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करती है तो सबसे पहले लड़कों की बात करी जाती है कि हाँ भाई इसमें वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और अगर घरेलू काम की बात करी जाएगी या टीचिंग की बात करी जाएगी, नर्स या ऐसे कामों की बात करी जाएगी, केयरिंग वाले कामों की, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप बोलते हैं कि भाई लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। तो ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है। अगर इस धारणा को हटा दें तो जिस काम में क्या पता लड़की की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो, इतना अच्छा काम करके दिखाए उसमें, लेकिन वो कर ही नहीं पाती रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से।
तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? जो वायु में सबसे ज्यादा है वो आपकी नाइट्रोजन है और आपकी ऑक्सीजन है। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन आता है द वेदा समाज was established in मद्रास in 1864. It was inspired by the आर्य समाज। अगर ये इस आर्य समाज से इंस्पायर नहीं था, लेकिन ये जो वेद समाज है ये स्टैब्लिश हुआ था मद्रास में 1864 में। जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो आपका ट्रू है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट बी है वो आपका फॉल्स है। अब चाइल्ड मैरिज जो है, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष और 16 वर्ष। कब? जब ये 1929 में आया था। इसके बाद ये रिवाइज हुआ, उसके बाद ये फिर से रिवाइज हुआ, और आज की डेट में कितनी एज है? 21 एज है, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं इसमें कि आज का जो टाइम है वो क्या है। ये 1929 की बात हो रही है, तो उस समय में लड़कों की आयु 18 वर्ष थी और लड़कियों की आयु 16 वर्ष थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ जूट। अगर भारत और बांग्लादेश के अग्रणी उत्पादक हैं जूट के, जहां पर सबसे ज्यादा जूट होता है, पटसन की विधि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। It grows well in alluvial soil. It require high temperature. It require low temperature and low rainfall. अब यहाँ पर जैसे हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है तो यहाँ पे लो टेम्परेचर तो होगा ही नहीं, तो ये क्रॉस हो जाएगा। इट रिक्वायर हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। हाँ, ये सही है। जब जूट की खेती होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्षा की और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, तो इसके हिसाब से आपका ए, बी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब आप ये सारे क्वेश्चन पेपर्स भी एक एक बार कर लेंगे ना, या दो दो बार कर लेंगे ना, तो भी आपके एग्जाम में जाने से पहले आपका इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई एग्जाम तो अच्छा होना ही होना है। इस थॉट से जब आप जाएंगे ना, तो देखना आपको कितना अच्छा फील होगा जब आप एग्जाम देंगे, और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर भी होगा। विंड्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट, हाउ डू विंड्स ब्लो। पवन सड़क पर गिरी हुई सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? अब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, या निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति, या पौधों और जीव जंतुओं की गति। अगर हम बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की तरफ वो बहती है, जिससे कि जो एक ड्राई लीव्स है वो उनको वो उड़ाती हुई चली जाती है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन टॉरिड जोन से। टॉरिड जोन आपको पता है क्या होता है? ये जैसे कि आपका ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब पे इस तरीके से ये रेखाएं बनी हुई हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड्स हो गया, ये आपका हो गया लैटिट्यूड्स रेखाएं, ठीक है। इस तरीके से ग्लोब पे ये बनी हुई होती है। एक रेखा होती है जो इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। इसके पास वाला जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है? वो आपका होता है टॉरिड जोन, इसके पास वाला जो एरिया होता है। और यहाँ जो ऊपर की तरफ जो एरिया होता है ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका हो गया साउथ पोल। इसके पास का जो एरिया होता है वो होता है आपका फ्रिज्ड एरिया। फ्रिज्ड एरिया मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और जो ये टॉरिड जोन होता है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रहती है। हीट क्यों रहती है? कि जो सन यहाँ से आता है आपका, उसकी डायरेक्टली हीट इस टाइम पे सीधे यहाँ पर पड़ती है। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसी के कारण इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिए। टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट एज। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है। जब आपके सर के ऊपर डायरेक्ट सूरज होगा तो सीधी धूप लगेगी ना आपके ऊपर, तो वही यहाँ पर है कि इस टाइम पे यहाँ पे सन की डायरेक्टली रेज आती है, इसलिए ये टॉरिड जोन होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। लाइन्स ड्रॉन अ ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिनको आप ग्रिड लाइन्स भी कहते हैं। व्हाट पर्पस डू दीज लाइन? इन लाइन्स का पर्पस क्या है? डिजाइन बनाने के लिए, ग्लोब पर लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, ब्यूटीफुल ग्लोब को दिखाने के लिए, या दे आर फॉर ऑन अर्थ एंड इंडिकेट फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करते हैं तो ये अर्थ पे जो हम जगह को, एक स्थान से जो दूसरे स्थान को ढूंढते हैं ना, कि भाई इंडिया यहाँ पे है, जापान यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, यूएस यहाँ पे है, तो इन लाइंस के थ्रू ही आप उसको देख पाते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन जो होती है वो अर्थ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ढूंढने के लिए इनका यूज किया जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको नॉट बताना है। भगत सिंह एंड हिज कैम्ब्रिड्स फाउंडेड हिज ऑर्गेनाइजेशन। उनके भगत सिंह ने और उनके क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना करी थी, करेक्ट। इट वाज फाउंडेड इन 1928 एट फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली। यस, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन इसका नहीं होगा और ये ही करेक्ट होगा क्योंकि आपसे नॉट पूछा है। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है HSRA के सदस्यों ने सॉन्डर्स नामक एक पुलिस ऑफिसर की हत्या भी करी थी जब वो दंगे हुए थे उस टाइम पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, द महालवारी सेटलमेंट्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। मतलब जो महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने करी थी और राजस्व वसूली और कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव को प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को दी गई थी। ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मैंने स्टेटमेंट आपको समझाया था ना कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट किस तरीके से होते हैं और जब वो लिंक होते हैं तब किस तरीके से होते हैं। अब ये स्टेटमेंट हो गया और ये स्टेटमेंट हो गया, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू प्रेजेंट डे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग रिसोर्स यूज को अगर आप बढ़ा देंगे तो आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज होने वाली चीजें उनको कैसे इंप्रूव करेंगे। तो इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज होता तो ये सही होता। रिसाइकलिंग रिसोर्सेज को रिसाइकिल करना और रीयूज थिंग्स, कोई भी एक चीज है उसको दोबारा यूज में लाना। तो इसके हिसाब से A, C और D आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति में हमें किसके बारे में जानकारी देती है। पेरिया पूर्णम अ तमिल वर्क इन्फॉर्म अस अबाउट हुम, किसके बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है इस बुक में। और जो स्त्री पुरुष तुलना जो ताराबाई शिंदे जी ने बुक लिखी थी उसमें किसके बारे में था, उसमें आपका मेन एंड वुमेन के कंपैरिजन के बारे में उन्होंने वो बुक लिखी थी। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस आर रिसोर्सेज, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। प्यूरिफिकेशन, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, एक्सट्रैक्शन या डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम उपयोगिता और प्रयोज्यता की बात करते हैं तो कोई भी चीज हो गई, कोई भी पदार्थ हो गया, वो संसाधन बन जाता है उसकी उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पेरी को विश्व का ध्यानधार भी कहते हैं, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादक में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। पेरी आर नोन एज द ग्रेनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, सेलेक्ट द कंडीशन दैट हेल्प इन प्रोडक्शन टू सरप्लस व्हीट इन दिस रीजन। पीपल डू नॉट यूज टेक्नोलॉजी हेयर, लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करते। पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, scientific methods of cultivation are used here, there is a lack of rainfall in this region। अगर रीजन में बारिश ही नहीं होगी तो गेहूं कैसे उगेगा, पहली बात तो ऑप्शन डी यहीं पर कट जाता है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब ए या बी है या बी और सी है। पीपल डू नॉट यूज टेक्नोलॉजी हेयर, ऐसा नहीं है बिना टेक्नोलॉजी के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, ऐसे तो ना कहीं कोई ना कोई चीज तो यूज करी ही जाती है। तो हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पर। और आपका साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर यूज्ड है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है यहाँ पर। तो इस हिसाब से बी और सी आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ आवर अर्थ इज। तो इसमें आपका आ जाता है मैप, सैटेलाइट इमेज या रग्बी बॉल। आपका ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल होता है। ग्लोब मतलब जैसी आपकी अर्थ है वैसा ही ग्लोब है, ये ओवल शेप में होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है। ये ग्लोब के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो है आपका, ट्राइब्स हैव रिच इन यूनिक कल्चर ट्रेडिशन इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज एंड म्यूजिक एटसेट्रा। Land, forest, grassland, and waters are regarded as the wealth of entire tribe, and everybody share and uses these together। दोनों उसको साथ साथ यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं,
जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और दोनों ही स्टेटमेंट अलग-अलग हैं, इसलिए ए आर डज़ नॉट एक्सप्लेन ए। रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ जाता है वो है आपका द डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वाटर, फूड, एयर एटसेट्रा आर कॉल्ड एज। जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु के द्वारा फैलती है, उसे आप क्या कहते हैं? आनुवांशिक बीमारियां तो आपकी वो होती हैं जो जेनेटिक होती हैं कि अगर फादर को कोई बीमारी है तो फिर उसके सन को हो गई, या मदर को कोई बीमारी है तो उसकी डॉटर को हो गई। जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरीके से हो जाती है वो आपकी जेनेटिक डिसीज होती है। आपकी जन्मजात बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, तभी उसे कोई ना कोई ऐसी बीमारी है, तो वो जन्मजात में आ जाती है। उपार्जित बीमारी आपकी एक्वायर्ड डिसीज़ है, जैसे कि आपको कुछ-कुछ बीमारी अचानक से हो गई, ऐसे हो गई। कम्युनिकेबल क्या होती है? कम्युनिकेबल होती है संचरणीय। आप इसी से ही आइडिया लगा सकते हैं, हिंट से ही आप पता लगा सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज़ इसको हम कहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Dadabhai Naorozi, one of the great leader of Indian National Congress, never became the president of INC. He was a businessman and publicist settled in London and for some time a member of British Parliament. दादा भाई नौरोजी जो थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए वो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। अब अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसमें आपका जो स्टेटमेंट ए है कि वो भारतीय राष्ट्र के बड़े नेता थे लेकिन कभी उसके अध्यक्ष नहीं बने, ये आपका फॉल्स है। और जो आपका रीज़न है वो आपका ट्रू है कि वो व्यवसायी बिजनेसमैन और पब्लिसिस्ट थे लंदन में, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे थे कुछ समय के लिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज इम्पॉर्टेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं और रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो आपको समझिए पेडागोजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाता है वो है आपका, मैनी केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विलेज इन इंडिया। फेलियर ऑफ मॉनसून, इनएबिलिटी टू रिपे लोन, लोड ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। मतलब अगर देखा जाए तो भारत के गांवों के किसानों की कई आत्महत्याओं के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वो किस कारण होता है कि मानसून नहीं हो रही, उनकी फसल नहीं हो रही, जो कर्जा है वो उसको चुका नहीं पा रहे हैं, दुखों का कारण इतना सारा है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो क्या कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और उस करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आइडेंटिफाई द इमीडिएट मीजर्स विद इंश्योर वुमेन सेफ्टी एंड इनेबल देम टू टेक अप जॉब, सपोर्ट फैमिली इनकम एंड बिकेम सेल्फ रिलिएंट। उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करती हैं। तो उसमें आपका आता है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, नहीं इससे कोई इसका संबंध नहीं है वुमेन सेफ्टी का। प्रोविजन ऑफ एक्यूपेशनल सेफ्टी, जहाँ पर व्यवसाय वो कर रही हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा हो। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी नाइट शिफ्ट, जिन महिलाओं की नाइट शिफ्ट है उनके लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ए बालवाड़ी का प्रावधान, वो अपने बच्चों को अपने साथ रख सकें। व्यवसायिक सुरक्षा, जहाँ पर वो काम कर रही हैं वहाँ उनको सेफ्टी फील हो, और अगर उनकी रात की शिफ्ट है तो कंपनी की तरफ से ही कंपनी उन्हें लेकर जाए, कंपनी उसे छोड़ कर जाए, ये चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। अगर आप इंक्वायरी अप्रोच की बात करते हैं परिप्रश्न उपागम के संबंध में, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? इट encourages problem solving skills, it helps find way to gather and evaluate evidence, teacher decided to pace of learning, it is a quick way of learning। पहली बात है कि कोई भी तरीका जल्दी से सीखने का एक तरीका है वो उसमें नहीं आएगा, और शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है
हर बच्चे का जो लर्निंग का फ़ेज़ होता है वो अलग-अलग होता है। कुछ बच्चा होता है बहुत जल्दी सीख लेता है, कुछ बच्चा होता है उसको टाइम लगता है सीखने में। तो आपका जो इंक्वायरी अप्रोच उसमें आ जाता है, एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इनकरेज करता है, दूसरा इट हेल्प फाइंड वेज टू गैदर इवैल्यूएट एविडेंस। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आइडेंटिफाई अ स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम अ फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करें। To understand the cultures of people living in different societies, to develop an ability to draw a map, to develop a respect for differences and diversity, to acquire knowledge of continents. स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो उसमें आपका आ जाएगा कि इतनी एबिलिटी उनके अंदर विकसित कर देना कि वो एक मैप भी ड्रॉ कर सकें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डिसिप्लिन दैट मेक अप द सोशल साइंस आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आपका विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और आपका अर्थशास्त्र। और इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। जो आपका आंसर की में दिया हुआ है वो आपका ए लिखा हुआ है यहाँ पर, और ए का उन्होंने मीन्स लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों। अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन नंबर 1 चूज करा है तो उसका भी करेक्ट होगा, 2 चूज करा है तो वो उसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while evaluating social science the following questions will help to understand its objectives। अगर आप सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझाने में आपको मदद करेंगे। व्हाट स्किल्स आर एम्फसाइज इन द सिलेबस, या इज इट ड्राइव्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, हाउ डिटेल इज द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, what level of competence is demanded of learners on each social science skill। मतलब सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। मतलब ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बताना है कि कौन से वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सोशल साइंस के इवैल्यूएशन के दौरान आपको समझाएँगे। जैसे कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से लिया गया है? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका जो कंटेंट है वो बड़ा है या छोटा है या किस तरीके का है। क्वालिटी वाइज़ होना चाहिए। अधिगमकर्ता के से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया जाए और यह सिर्फ़ एक ही बुक से लिया गया है या फिर ये कई बुक से लेके उसको मिक्स करके बनाया गया है, कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, द इंडियन जुडिशरी अपहोल्ड्स द रूल्स ऑफ लॉ विदाउट एनी फियर और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड मेंटेन्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन करने की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी वजह क्या है? भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद या भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। स्वतंत्रता, क्योंकि आपको बताया था कि 3 होते हैं, आपका आपका होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों में ये तीनों ही अपने-अपने स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं, लेकिन दो तीनों ही एक-दूसरे से लिंक भी हैं। तो ये इस तरीके से ये जो काम होता है कि किसी का दबाव नहीं है, वो किस वजह से होता है? वो उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया की वजह से यहाँ पर होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि टाइम को मैनेजमेंट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए एग्ज़ाम में। एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट है तो उस पे पूरा टाइम ना लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँ और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि एग्ज़ैक्ट में ये कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आंसर करेक्ट करने में आप कभी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। CCE continuous comprehensive evaluation, ये क्या होता है? इट मेक्स इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
It focus all round development of the child personality. It includes an assessment scholastic as well as co-scholastic aspects of the student's growth. इट फोकस ऑन मार्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट वर्क। ये मार्क बेस्ड इवैल्यूएशन तो करता ही नहीं है और इसमें आपका नॉट पूछा गया है। तो सीसी क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता है। ये सारे ऑप्शन ही इसके होते हैं। तो जो ये मार्क बेस्ड नहीं है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट ही पूछा है। Next question is, many workshop and factories located in industrial area employ casual workers because they are hire and fire them according to their convenience. They save on salaries and other job benefits which are paid to the permanent workers. Casual workers work long hours without demanding overtime wages. Casual workers are more hardworking as compared to परमानेंट वन। अगर हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार रख लेते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो उनको निकाल देते हैं। वे स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, नौकरी संबंधित हित लाभों पर बचत करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे आप टेम्परेरी किसी वर्कर को रख लेंगे तो उसको ये सारी फैसिलिटीज़ थोड़ी देंगे जो आप परमानेंट वर्कर्स को दे रहे हैं। वो भी एक बात है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की माँग किए लंबे समय तक काम करते हैं और इनको रखने का एक और रीज़न होता है कि भई अगर आपने परमानेंट रखा है और किसी की 9 टू 5 की जॉब है, तो ये तो उस समय से उस समय तक ही काम करेगा ना। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है, ये सेम वेतन पे और उससे भी ज़्यादा 4-5 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो इसके ए, बी और सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। एन अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किस चीज़ का विकास करने के लिए? एक लोकतंत्र का विकास करने के लिए, एक डेमोक्रेसी का विकास करने के लिए सजग जनता होगी, सतर्क जनता होगी, तभी तो वो सही नेता को चुनेगी ना। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन इंडिया सेक्युलरिज्म द स्टेट मेंटेन्स अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। दिस मीन्स दैट, मतलब भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका क्या अर्थ है? संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आपका राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। या आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। अगर हम सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए और डी हो जाएगा कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और दूसरा, अगर आवश्यक पड़ी तो राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओपन बुक एग्जाम शिफ्ट्स द फोकस अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू अ मोर इवॉल्व engagement with the textbook. Open book exam reduce the burden of student as they don't need to prepare for the exam beforehand. अगर हम बात करते हैं तो ये खुली जो पुस्तक इसमें क्या होता है कि एग्जाम में आपको बुक दे दी जाती है साथ में, ओपन बुक एग्जाम में कि ये क्वेश्चंस हैं, आपको बुक में से देखकर ये सब करके करने, एक टाइम लिमिट होती है। खुली पुस्तक रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। लेकिन ये बर्डन को रिड्यूस करती है स्टूडेंट्स के एग्जाम से पहले वाले फियर को, वो नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेटमेंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस कमेंट दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम योर स्टूडेंट इन अ क्लास, व्हिच क्वेश्चन रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू क्रिटिकली लुक एट द इशू ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अगर हम बात करते हैं कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी एवं असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, तो उसमें आपका आ जाता है, ऐसा क्यों है कि विलासकार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं और गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं? भारत कब विकसित होगा? गरीबी से कब मुक्त होगा? सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? उन्हें क्या आलसी नहीं बना देगा? तो अगर हम इसकी बात करते हैं आलोचनात्मक दृष्टि की, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाई इट इज दैट लग्जरी कार्स एंड बैगर्स कैन बोथ कैन सीन एट द ट्रैफिक सिग्नल। अगर ट्रैफिक सिग्नल है तो चाहे वो कोई ये लग्जरी कार चलाने वाला है, चाहे कोई भिखारी है, दोनों ही ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करते हैं या देखते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली आलोचनात्मक दृष्टि को
प्रतिबिंबित करता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जो इसमें क्वेश्चन आता है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? नैदानिक मूल्यांकन की अगर आप बात करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। They are conducted during the instructional process. They help to identify learning difficulties. They are usually followed by remedial classes. इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। अगर आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच स्टेट ऑफ द स्कूल इवैल्यूएशन एज पर एनसीएफ 2005 आर सोशल साइंस टॉपिक्स इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस्ड टू स्टूडेंट इन टेक्स्ट बुक। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा की किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? तो वो होता है आपका अपर प्राइमरी स्टेज, उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेज। सोर्सेज के बारे में आपका कौन सा ऑप्शन है आपका करेक्ट है? दे आर मोर कंक्रीट इन नेचर। ये अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, नहीं। सोर्सेज की बात करें तो सारी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी नहीं होते हैं, या दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स। तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा वो ए और डी आपका दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटीज विल हेल्प स्टूडेंट्स क्रिटिकली लुक एट द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। गतिविधियां विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचना दृष्टि से देखने में मदद करेगी। कौन सा एक ऑप्शन इसमें आपका ऐसा आ जाता है? ये आपके सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ के करने होंगे कि स्टूडेंट के फेवर में कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषयों पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग-अलग अखबारों के कर्तनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने के लिए कहना, छात्रों से व्हाट्सएप अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्रित करवाना। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सोशल सोशल मीडिया से तो छात्रों का कोई लेना-देना है ही नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर ट्री चार्ट वुड बी बेस्ट सूटेड। मतलब अगर आप ट्री चार्ट बच्चों से बनवा रहे हैं तो कौन से टॉपिक को वो एकदम सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगा ट्री चार्ट के फॉर्म में? टू गिव समरी ऑफ रीजन ऑफ अ रूलर, टू इलस्ट्रेट द hierarchy of historical event of particular era such as war, revolution or social movement, to teach modern history या distribution of demographics variables such as age, gender, race। अगर आप बात करते हैं हिरारकी की, तो हिरारकी जो होती है वो सबसे अच्छा ट्री चार्ट पे आप उसको अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं। विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या हुई हैं, जैसे कि युद्ध हो गए, कृतियां हो गई, सामाजिक आंदोलन हो गए, तो इसको आप अच्छी तरीके से ट्री चार्ट में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन मेक अ सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव। इंक्लूसिव की अगर हम बात करते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले ऑफ स्टोरीज एंड फोटोज ऑफ द पीपल फ्रॉम वेरियस communities and region, teaching only dominant view of the society, avoiding examples from immediate environment, encouraging only answers from टेक्स्ट बुक। ये तो होगा ही नहीं कि आपको टेक्स्ट बुक लेनी है उसके साथ बस ऐसे एज इट इज़ पढ़ा देना है, वो तो अब हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल्स को अवॉइड करना, जो कि इमीडिएट आसपास के उदाहरणों से बचना, या केवल समाज के प्रभुत्व विचारों पर सिखाना नहीं। विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों को प्रदर्शन करा। जब आप बच्चों को दिखाते हैं तो उनको सारी चीजें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। नेक्स्ट इज, इट इज पॉसिबल दैट देयर माइट बी स्टूडेंट बिलोंगिंग टू marginalized sections in your class. So when you are talking about a nation of marginalization, which of the following थिंग शुड यू कीप इन माइंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। अगर आप ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हर्षाई समुदाय के छात्र भी हों, तो जब आप हर्षीकरण की कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए आप किन बातों का ध्यान रखना पसंद करेंगे? जैसे कि किसी खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों को आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, या विद्यार्थियों से जबरन अपना अनुभव साझा करें। ज़बरदस्ती तो आप किसी भी स्टूडेंट के साथ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा एक ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आपका ए, बी और सी है ये आपका
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क। कोई भी अगर आपकी ए प्रोजेक्ट कार्य है तो उसकी विशेषताएं क्या है। इसमें देखेंगे दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। कोई भी अगर प्रोजेक्ट करते हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं तो एक टेक्स्ट बुक से बाहर वो अपनी एक इमेजिनरी को यूज करता है, इमेजिनेशन यूज करता है, अलग अलग सर्च करेगा तो उसमें वो अलग तरीके का एक टेक्स्ट बुक से अलग वो बहुत कुछ सीखता है। A project but should ideally be done at home so there be more things to teaching in class. A group project help develop collaboration skill in the student. तो अगर आप बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी और ए दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज अ मेथड ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। प्रोवाइड स्टूडेंट फर्स्ट हैंड नॉलेज। लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप फील्ड वर्क जैसे किसी भी स्टूडेंट को आप टूर पे लेकर जाए या ट्रिप पे आना है लेकर जाते हैं तो वो क्या होता है, वो खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है तो वो क्या होता है आपका, वो आपकी फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है जो डायरेक्टली वो देखकर सीख रहा होता है। तो इसका यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। वैसे ही प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने का कौशल विकसित करना ये भी नहीं होगा तथ्यों को याद करने में। और फील्ड वर्क पे लेके जा रहे हैं तो रोट लर्निंग या मेमोराइजिंग फैक्ट्स की नहीं है ज़रूरत। विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, जो सबसे पहले आती है वो आपकी होती है फर्स्ट हैंड नॉलेज की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल इन डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र में एक निश्चित समय के अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। हर 5 साल बाद जब आपके वो चुनाव होते हैं क्यों होती है। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। ये कोई प्रथा नहीं है कि भाई एक फिक्स टाइम के बाद चीज़ें चेंज होनी ही होनी है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये सरकार के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करती है और राजनीतिक वाद-विवाद के साथ-साथ जनसंवाद को भी ये प्रोत्साहित करती है। तो इसके हिसाब से ए, बी और सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द बेस्ट मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ इंसुलेशन। अगर आप आतपन का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। इंसुलेशन का अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। जब आप बच्चों को दिखाते हैं कोई चीज़, उससे वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरीके से उसको सीख पाते हैं। Next question is the statement the Indian Constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of fundamental rights infers that। मतलब अगर भारतीय संविधान हो गया धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभावित सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही है। यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। ऐसा नहीं है गारंटी, अब कहने को तो ये कहते हैं कि भाई हम आपको ये अवसर देंगे, ये अवसर देंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं लेता है और ना ही उतनी चीज़ें हो पाती हैं। तो इसके हिसाब से ए, बी और सी आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिड्यूसिंग करिकुलर लोड ऑफ सोशल साइंस सिलेबस। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए क्या इनमें से क्या सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर केंद्रित करना। मतलब आपको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, लेकिन जब आप उसको एक बार समझ लेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका आता है संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। मतलब जो भी कंसेप्शनल क्लैरिटी है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शैक्षिक की विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन जो आपका ए और बी है वही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है टू फंडामेंटल राइट्स विच आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कैन इवोक टू इंसिस्ट दैट दे बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। ऐसे दो कौन से अधिकार हैं। तो उसमें पहला आपका आ जाता है समानता का अधिकार और दूसरा आपका आ जाता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये सब बाद में आता है, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण उसमें आते हैं वो आपके समानता और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस है, व्हाट इज इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट, ये किस तरीके से अलग है विधानसभा में होने वाली बहस से, या व्हाट इज द टर्म यूज टू रिफर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजंस, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो आपका ए है, ए टेस्ट कंसेप्चुअल नॉलेज, वेयर इज बी टेस्ट फैक्चुअल नॉलेज। जो आपका स्टेटमेंट ए है वो आपकी संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है, और जो आपका स्टेटमेंट बी हो जाता है वो आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ आदिवासी सोसाइटीज एंड एट्रीब्यूटेड टू। अगर आप आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, वो है आपका जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्म से भिन्न अनेक प्रकार के जातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग के, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। अगर हम बात करते हैं तो आपका जाति व्यवस्था का जो प्रचलन है उसको यहाँ पर पूछ रहा है विशिष्टता, आदि समाज की विशिष्टता। तो जाति व्यवस्था का प्रचलन, जाति व्यवस्था तो यही है कि ऊंची जाति नीची जाति, ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है जनवरी वाला 2024 का, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। 90 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो आप चाहे कोई और भी क्वेश्चन पेपर ना देखें, लेकिन आप ये जनवरी और जो जुलाई मैंने कल कराया है, ये आप ज़रूर से देखें, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है? जुलाई वाले क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कराए हैं, वो भी आप ज़रूर से देखें। तो तब आप समझ पाएँगे कि उन टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन्स आए हैं, और जनवरी और जुलाई दोनों के क्वेश्चन पेपर्स में आप कंपैरिज़न भी करिएगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें कि जो लोग सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं